फिर डाउनलोड करके उसका वो कट कर लेगा। ओके। इसलिए थोड़ा सा उधर, हाँ अगर हो तो हल्का सा जगह है, नहीं है ना, छोटा है कुछ, वो ठीक। बड़ा है नीचे वाला, उसमें तो हाँ अच्छे से हाँ बैठा जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में जगह भी छूट रही है। ठीक है। ये सब साइलेंट है ना तुम्हारा? मेरा, हाँ देख लेती हूँ। नहीं, साइलेंट नहीं था। हम्म। स्टोम। स्टोम। स्तोम, हाँ। और कौन है इसके संपादक? लावण कीर्ति है कोई और कोई है? हाँ है तो। प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या। हाँ बस है, संपादक हाँ, नहीं बोलेंगे। बोल देना। पीयर रिव्यूड प्रधान वार्षिक संपादक। शोध पत्रिका है। और अजय है? पीयर रिव्यूड वार्षिक नहीं, शोध मतलब पत्रिका। पीयर पीयर नहीं ये सब नहीं बताना। बताना है? अच्छा। रजत जयंती वर्ष नहीं, वो भी सब कुछ बताना। ठीक है। स्तोम पत्रिका है जिसकी संपादकीय है। हाँ। और कहाँ से निकल रहा है? छपरा। छोड़ दो, वो भी छोड़ वो दो। भी छोड़ हाँ। देते हैं, हाँ। बस नाम बता दूंगा। ठीक है, हम्म, चलिए स्टार्ट करें। हाँ तो ये स्टार्ट करना, ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रागिनी सरना आज के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ हैं हमारे गुरुजी पंडित देवाशीष डे जी। गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। और आज हम गुरुजी द्वारा लिखित एक आर्टिकल, जो कि ये स्तोम पत्रिका है, इसमें छपी है ये आर्टिकल, और इसकी प्रधान संपादिका हैं प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या जी। तो शुरू करते हैं इस आर्टिकल को पढ़ना, और उसके बाद इसके विषय में लेखक मतलब हमारे गुरु जी के जो विचार है कि किस लिए लिखा गया, या उसके बारे में जो भी और चर्चाएं हैं वो हम साथ साथ करते चलेंगे। इसका टॉपिक है कला के सर्वांगीण विकास में संग्रहण की भूमिका। मानवता के विकास में उसके कलात्मक संवेगों की उन्नति की महती भूमिका होती है। हमारे जीवन में सौंदर्य की अभिव्यक्ति, अनुभूति विभिन्न कलाओं के माध्यम से होती है। कला ही रस सिद्धि का कारक बनते हुए हमारे भीतर रस और आनंद का संचार करता है, और अंततः सत्यम शिवम सुंदरम की बृहत्तर अवधारणा की ओर प्रवृत्त करता है। वस्तुतः मानव की विकास यात्रा की गाथा उसके कलात्मक पक्ष के उत्तरोत्तर उन्नति के माध्यम से ही लिखी जाती है। सरल शब्दों में कहें तो कला की विरासत किसी समाज के लिए उसकी समग्र प्रगति का मानक बनती है। अर्थात किसी समाज की उन्नति और प्रगतिशीलता का निर्धारण उसके कलात्मक विकास से ही किया जाना चाहिए। जब कोई समाज कलात्मक रूप से अधिक विकसित होता है तो हम सहज ही उसे उन्नत, प्रगतिशील और विकसित मान लेते हैं। जबकि आधुनिक युग में विज्ञान व तकनीक की उन्नति एवं आर्थिक उन्नति को ही विकास का आधार मान लिया जाता है, जो सर्व स्वीकार्य नहीं है। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से कला की विरासत को सहेजा जाए कि उसमें आगे की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता रहे। जब भी विरासत की बात होती है तो संग्रहण, संरक्षण और संवर्धन, इन तीनों ही बिंदुओं पर हम अपना विचार केंद्रित करते हैं। संग्रहण की प्रक्रिया में हम अपनी पिछली पीढ़ियों के द्वारा किए गए प्रचेष्टाओं एवं उपलब्धियों का ठीक ढंग से लेखा जोखा रखने का कार्य करते हैं। ये संग्रह पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नष्ट हुए किस प्रकार हस्तांतरित किए जाए, इसके लिए संरक्षण के विभिन्न उपाय खोजते हैं। इसी क्रम में हम अपनी अगली पीढ़ी को शिक्षित करते हैं, जिससे कि वह पुरानी पीढ़ियों के द्वारा किए गए प्रयासों के संग्रहण का महत्व जान सके। वर्तमान पीढ़ी के द्वारा संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों से वाकिफ हो सके, और संरक्षण के साथ साथ संवर्धन के लिए भी अपने प्रयासों को मूर्त रूप दे सके। यदि उसे अपनी पिछली पीढ़ियों के उत्कर्ष का संपूर्ण ज्ञान न हो तो
पुनः वो प्राथमिक रूप से उस विकास की प्रक्रिया को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और लगभग उन्हीं बातों को अनजाने में दोहराएगा जिसको पहले ही किया जा चुका है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया जिसकी उसके पुत्र ने ठीक ढंग से देखभाल नहीं की और वह विनष्ट हो गया। फिर नए सिरे से नया मकान बनाया जिसे तीसरी पीढ़ी ने भी ध्यान नहीं दिया और पुनः नया बनाने में जुट गया। तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ उनकी कोई उन्नति हुई ही नहीं। तो दूसरी ओर दादाजी ने जमीन पर नींव खोदकर एक मकान की एक मंजिल का ढांचा तैयार किया। फिर पिताजी ने उसको प्लास्टर आदि करते हुए उसको सुसज्जित किया। तत्पश्चात उनके पुत्र ने उस पर अगली मंजिल तैयार की और पूरा एक सुंदर सा मकान बहुत ढंग से तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर उदाहरण है जिससे बहुत सरल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। ये एक रोचक का उदाहरण हो सकता है। जी। इतिहास में भी हमको इसके प्रमाण मिलते हैं। थोड़ा इतिहास में भी मेरी रुचि है। जी। तो जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस सभ्यता की थी कि वो ईंट बनाया करते थे। और वो ईंट का ढांचा या किस चीज से बनाते थे, कैसे बनाते थे, लेकिन उसका जो आकार होता था ईंट का, वो बिल्कुल एक ही आकार का। प्रत्येक उस समय के जो शहर थे वो हजारों साल तक उन्हीं आकार को लेकर के वे ईंट बनाया करते थे। यानी उनको ईंट बनाने का एक अच्छा वैज्ञानिक ज्ञान हो चुका था और उसको एक स्टैंडर्ड समझते हुए हर जगह उन्होंने जितनी भी सभ्यताएं उस समय जितने भी शहरों में फैली, वो सारी सभ्यताओं में वही ईंटों का प्रयोग हुआ। बाद में ये पता नहीं चल पाता है कि वे सभ्यता के लोग कहाँ गए, अचानक से क्यों लुप्त हो गए या किधर चले गए, क्या हो गया उनके साथ। इसके बारे में बहुत प्रमाण नहीं होने के बाद जब हम देखते हैं कि उसकी अगली सभ्यता को जो उसके बाद आई, उसने पुनः फिर एक तरह की ग्रामीण सभ्यता विकसित कर ली है। यानी उनके पास फिर वो जो ईंट बनाने का जो हो सकता था जिससे वो और डेवलप कर सकते थे, वो नहीं था। नए सिरे से फिर मकान बनाने की चीजों का इजाद हुआ। तो एक तरह सभ्यता जो उस समय से ही बढ़ गई होती और वो ना बढ़ करके कुछ दिन तक ठहरी हुई थी और फिर नए सिरे से किया तो समय तो लगना ही है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि विकास है, ये हर एक फील्ड में होता है। हम जैसे अभी आपको ये मकान वाला भी बताया, ऐसे ही बहुत सारी चीजें। अगर हमको जैसे किसी ने कभी आग कैसे उत्पन्न किया जाए ये सीखा, दूसरा खाना बनाने से उसका टेस्ट आता है ये सीखा। अगर हमने ये सीखा ही नहीं पिछली पीढ़ी से, तो हम नए सिरे से उन चीजों को फिर से इजाद करें, फिर से उनको अन्वेषण करें, उसके बारे में नया आविष्कार करें। तो इस तरह से करके जब हम पुनः करेंगे, फिर वो मैंने अगली पीढ़ी को नहीं सिखाया तो अगली पीढ़ी फिर पुनः आग जलाने की प्रक्रिया ले। तो इस तरह से विकास कब होगा? वो तो विकास एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा। कंप्यूटर में देख लीजिए, जब कंप्यूटर आज अगर किसी से कहा जाए कि आपको ये मोबाइल है, इसके सभी पार्ट्स के बारे में आप कैसे क्या हुआ इसको अगर बताते चले, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी है जो पिछली पीढ़ी ने कर दिया था, उस पीढ़ी के आधार पर आज की पीढ़ी ने इसको नया किया। आने वाली पीढ़ी और नया करती चली जाएंगी और इसका विकास होगा। और फिर नए सिरे से हम अगर वहां से ही शुरू करें क ख ग घ से, तो वो नहीं हो सकता है। तो ये तो संगीत में भी यही सब बातें लागू होती है। इसी को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा रोचक उदाहरण मैंने दिया है। तो दादाजी ने एक छोटे से पौधे को रोपा था जो उनके जीवन काल में थोड़ा ही बड़ा हो पाया था, जिसे पिताजी ने खाद पानी डालकर सिंचित किया और फिर उनके पुत्र तक आते आते वह पेड़ पर्याप्त विकसित हो चुका था और फलों और फूलों से लदने लगा। इस विकास क्रम में अगर एक भी कड़ी ने अपना दायित्व ठीक ढंग से निर्वहन न किया होता तो विकास की गाथा अधूरी रह जाती। ये तो मात्र एक छोटा सा उदाहरण था। कला की विकास यात्रा तो अत्यंत ही जटिल और लंबी प्रक्रिया है जिसमें सदियों लग जाते हैं। हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है, जो भरत के नाट्य शास्त्र से होते हुए शारंग देव के संगीत रत्नाकर के पड़ाव को पार करते हुए आधुनिक काल में एक अति विकसित कला के रूप में
संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है। निस्संदेह ही यह अटूट विकास यात्रा का एक सुंदर निदर्शन है, जो आज अपने विकास के बलबूते संपूर्ण विश्व में एक अति विकसित कला विधा के रूप में अपने को पूर्णतः स्थापित कर चुका है। ऐसी विकास यात्रा में संग्रहण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब संग्रहण के आधुनिक संसाधन मौजूद नहीं थे, उसी समय हमारे मनीषियों ने विभिन्न सूत्रों के माध्यम से तत्कालीन संगीत सिद्धांतों को इस प्रकार निरूपित किया कि मौखिक या वाचिक परंपरा के द्वारा उन सिद्धांतों को ठीक ठीक संरक्षित किया जा सके। यही कारण है कि हमें पूर्ण रूप से तो नहीं, पर अधिकाधिक रूप से तत्कालीन संगीत परिदृश्य को भली भांति समझने में एक मदद मिली। ये वाचिक परंपरा का भारतीय वाङ्मय के लिए बहुत महत्व है। अगर हम आज वेदों को पा रहे हैं, हमारे तमाम अन्य आयुर्वेद हो चाहे दूसरे भी विधाएं हैं, पुराण है, इसके अलावा बहुत सारी हमारी जो वैज्ञानिक विधियां एक जमाने में विकसित हुई जी, वो सारी वाचिक परंपरा होने के कारण एक विशेष शिष्य वर्ग को सिखाना, उसको ये दायित्व देना कि तुम इसको आगे ले जाओगे पीढ़ियों दर पीढ़ियों, इस तरह से उसका संरक्षण हो सका है। तो ये वाचिक परंपरा का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे भारतीय उसमें है, क्योंकि कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो निश्चित रूप से महान रही होंगी अपने समय में। हम अगर ग्रीक सभ्यता की बात करें जी, तो जो चीजें वहाँ पे जो आर्किटेक्चर वगैरह है, आर्टिफैक्ट्स है, वो सब तो ठीक है, उससे हमको काफी कुछ मिल जाता है। लेकिन संगीत जैसी जो आ, सुनने बोलने वाली प्रक्रिया है या गाने वाली प्रक्रिया है, ये तो तभी रह पाएगी जब वो वाचिक में हो, क्योंकि हम किसी संगीत को कागज में लिख करके उसको पूरी तरह से उसके साथ न्याय नहीं कर केवल सकते, लिपिबद्ध होने से तो काम नहीं हो नहीं पाएगा। होगा। वो कैसा था, कैसे सुनने में था, ये कुछ कुछ हमें उन्हीं परंपराओं में मिलती है जिन्होंने वाचिक रूप से इसको रखा। संगीत के लिए वाचिक परंपरा का बहुत बड़ा योगदान जी, है। जी। उन्हीं सिद्धांतों को समय समय पर नए जमाने के अनुसार पुनः परिभाषित करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इसमें संग्रहण की भूमिका विशेष रूप से लक्षणीय है। भरत के नाट्यशास्त्र में वर्णित संगीत सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या से ही शारंगदेव ने अपने काल के अनुसार संगीत सिद्धांतों का नवीन प्रकार से संयोजन किया, जो तत्कालीन संगीत को सुपरिभाषित करने में पूर्ण समर्थ था। यही प्रचेष्टा आगे के ग्रंथकारों में भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जिसमें संग्रहण की महती भूमिका है। संग्रहण की यह प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित ग्रंथों एवं उसकी वाचिक परंपरा पर आधारित थी। ध्वन्यांकन के आधुनिक साधन उस समय तक मानवता को उपलब्ध नहीं हुए थे। आज हमारे पास पिछली कई पीढ़ियों की संगीत प्रस्तुतियों के ध्वनि रूपांतरों का संग्रहण विभिन्न माध्यमों एवं साधनों के माध्यम से उपलब्ध है। ये ध्वनि रूपांतरण या ध्वन्यांकन का जो माने टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, जी, ये तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार आता है। और भारतीय संगीत को वास्तव में देखा जाए तो वो 20वीं शताब्दी के बिल्कुल प्रारंभ में, जैसे 1902 1904 के आसपास ये विकास भारत को पहली बार मिलता है, मतलब भारतीय संगीत को मिलता है। उससे पहले रिकॉर्डेड या ध्वन्यांकित कुछ चीजें हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो उस समय के जो संगीत के बारे में हम एक धारणा बना सकते हैं उसके अनुसार लिखी हुई चीजों से, और दूसरा हम उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं अगर वो वाचिक परंपरा से हमको मिल रहा है। अगर और अब जो है इस चूंकि काल परिवर्तित हो गया, तकनीक आ गई ध्वन्यांकन करने की, रिकॉर्डिंग करने की। अब रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो ये एक अच्छी बात हो गई कि हम अगर वाचिक परंपरा से कुछ चीजों को हम खो भी देते हैं तो हम उसको पुनः जिला सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उस समय का जो ध्वन्यांकन के तकनीक थे वो इतने एडवांस्ड नहीं थे, इतने उन्नत नहीं थे, समय की सीमा भी बहुत कम होती थी। आज हम अगर उस समय के जो रिकॉर्ड हुए पहली बार, जी, उनका मात्र 3 मिनट
के रिकॉर्डिंग होते थे और बहुत ही चोंगे के अंदर और कैसे-कैसे सब किया डिफिकल्ट जाता था था। उसको करना हाँ, बहुत, हाँ, फिर भी कठिन। हमें एक आइडिया तो मिल सकता है कि उस समय के जो नामी गायक लोग थे, उनका गाना सुनने में कैसा था। क्योंकि वाचिक परंपरा के साथ एक और दिक्कत है कि वो थोड़ा-थोड़ा परिवर्तित भी हो जाता है। जी। आधुनिक राग संगीत की व्याख्या के लिए अब हमें मात्र स्वर लिपि पर और वर्णन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम अपने कानों से सुनकर काफी कुछ समझ लेते हैं। संगीत श्रवण की यह प्रक्रिया हमारी समझ को काफी बेहतर ढंग से पुष्ट करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें राग भैरव के स्वरूप और उसके रागात्मक प्रभाव को जानने की इच्छा हो और साथ ही हमें उसके क्रमबद्ध विकास के बारे में समझने की उत्सुकता हो, तो हम विभिन्न संगीतज्ञों की प्रस्तुतियों का लाभ उठा सकते हैं। मेरी एक पसंदीदा ठुमरी है जिसके बोल हैं पपीहा पपीहरा पी की बोली ना बोल, जो कि राग पीलू में निबद्ध है, जिसके लिए मुझे 100 साल पहले गाई गई उस्ताद मौजुद्दीन मौजूद्दीन का खां की रिकॉर्डिंग व लगभग 50 साल पहले गाई हुई पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी की रिकॉर्डिंग सुनने को मिली, जिसमें मैंने अलग अलग कालखंडों की ठुमरी के मूलभूत सिद्धांतों के क्रमिक विकास, प्रस्तुतियों की गायन शैली जो थी, इसमें अपनी समझ को मुझे विकसित करने में बहुत मदद मिली। तो गुरुजी एक लाइन ठुमरी वो वाली सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, जी। ये एक बहुत ही सुंदर ठुमरी है, बनारस में गाई जाती है। पपीहरा प्यारे। या पपीहा जी। पी की बोली ना बोल। ये एक मीराबाई का पद है। देखिए यहाँ पर भी बात आ रही कि मीराबाई का पद वो किसी और शताब्दी का काफी पुराना, कई 100 साल पुराना एक पद है। वो किसी तरह से संग्रहित रहा और संरक्षित रहा कि वो आगे जाकर के मिला। तो किसी रचनाकार ने, जो ठुमरी के रचनाकार थे, उन्होंने उसके केंद्रीय तत्व को उठा लिया। जी। उसमें ये था कि पपीहा पी की बोली ना बोल, मैं पीयू की तू मैं पीयू की पीयू मेरे, तू पीयू बोलन कौन, तुम पीयू क्यों बोल रहे हो। पपीहरा, ये जो आप इसमें हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हमारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो इसके बारे में बहुत जानते नहीं है, थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। जी। पपीहा एक ऐसी चिड़िया है, पक्षी है, जो बोलती है तो उसकी आवाज ऐसी सुनाई देती है जैसे प्यों कहा, प्यों कहा, प्यों कहा, प्यों कहा, ऐसे एकदम कंटिन्यूअस बोलती चली जाती है। तो ऐसा सुनाई देता है, पीयू कहाँ, पीयू कहाँ, पीयू कहाँ। ऐसा लगता है पीयू खोज रही है वो, कि मेरा पीयू कहाँ गए, पीयू कहाँ गए। तो जो विरहिणी है, मीराबाई के दृष्टिकोण से जो विरहिणी है, वो समझती है कि ये तो मेरे पीयू को बुला रही है। तो बोले कि सुनो, ये पीयू मेरे हैं, मैं पीयू की हूँ, और तू बीच में से कहाँ से चली आई पीयू बोलन को। ये कृष्ण प्रेम को एक भक्ति का जो प्रेम के भाव से देख करके जिस तरह से वर्णन किया गया उसका है। तो किसी ठुमरी के रचनाकार ने इसको, अज्ञात है कौन है, मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने इसको लिया और उसको एक छोटा सा ठुमरी का पद बना दिया। तो उसमें भी इसी तरह की बातें आई, पपिहा पपिहरा रे, ओ पपिहरा प्यारे, पपिहरा प्यारे, पपिहरा रे, पपिहरा प्यारे, पे के बोले ना बोल, पपिहरा पपिहरा प्यारे, पे के बोले मत बोलो रे। कभी मनुहार, पपिहरा पी की बोली मत बोलो, पी के बोले मत बोल, पपिहरा ओ पपिहरा ओ ओ पपिहरा रे प्यारे,
आग्रह, विनय, सभी कुछ उसी में समाहित होता है। ठुमरी का काम ही है अलग अलग भावों को लेकर के उन्हीं पदों को एक नया स्वरूप प्रदान करना, अलग अलग भावों को। ये जो अभिव्यक्ति है ठुमरी की, ये तौर तरीका जब हमें 20वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में, संभवतः 1908 1910 ऐसे समय में, जो मौजुद्दीन खां साहब, जिनके बारे में फैयाज खां साहब ने यहाँ तक कहा है कि या तो ठुमरी मौजुद्दीन के लिए है या तो मौजुद्दीन ठुमरी के लिए है। इतनी बड़ी बात है कि इतने बड़े गायक ने कहा हो तो समझ में आ सकती है कि वह किस लेवल के ठुमरी गायक रहे। लेकिन यहाँ पे एक बात आती, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हमें उपलब्ध हो रहा है वो मात्र 3 मिनट का है। अब 3 मिनट में उन्होंने जो ठुमरी प्रस्तुत की वो असाधारण है, अद्भुत है, अद्भुत है। आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसमें हारमोनियम बजा है और तबला बज रहा है। रिकॉर्डिंग की क्वालिटी हो नहीं सकती वैसी, लेकिन जो भी उसमें से सुनाई दे रहा है, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसके साथ साथ हृदयंगम ज़्यादा करते हैं, तो समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे होंगे। तो अभी आज की पीढ़ी को ऐसा सुनाने पर वो उसको पूरी तरह से उसका रस नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं। इतना सुंदर। तो लेकिन जो समय की सीमा है वो इतनी छोटी है, उसमें उनको पूरा भर देना है। उसी में ठुमरी भी है, लग्गी भी है, अंतरा भी है और उसका भाव भी है, सब कुछ है। फिर भी कम से कम हमें ज्ञान तो हुआ। ये ज्ञान इसलिए हुआ कि उस जमाने में इसको संग्रहित किया गया जी। किसी ने उसको संग्रह किया, उस रिकॉर्डिंग को अपने पास बिल्कुल सीने से लगा करके उसको अपने पास अलमारी में बंद करके रखा। बाद में समय आने पर उसके ये एचएमवी कंपनी या जो भी उस समय कंपनी थी, उसने इसमें से वो एक चेयरमैन्स चॉइस करके एक सीरीज आई, उसमें उन रिकॉर्डिंग्स को डिजिटलाइज करके फिर उसको वापस ठीक ठाक करके उसको फिर पुनः कैसेट के फॉर्म में, सीडी के फॉर्म में इसको आगे रिलीज किया गया। तो ये एक संग्रहण की प्रक्रिया और उसके साथ संरक्षित करने की एक कोशिश थी, क्योंकि वो अगर वो उस रिकॉर्डिंग को वही छोड़ दिया जाता तो जैसे बहुत कुछ नष्ट होता है वो भी नष्ट हो जाता, लेकिन उसको संरक्षित किया गया और उसको आगे आ रहा है। आते आते हम पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी के, जो मेरे दादा गुरुजी हैं, उनके युग में आते हैं। हम उस समय बच्चे थे, उनकी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी से मैंने सुनी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसको। उस जमाने में कैसेट रिकॉर्डर होते थे, मैंने इसको कैसेट को रिकॉर्ड किया, संरक्षित करके उसको मैंने सुंदर से एकदम सहेज के रखा कि किसी को देना नहीं है। अगर देंगे तो कोई सुना दूंगा, कॉपी कर दूंगा। मेरे पास डबल कैसेट वाला भी था कि एक से दूसरा हो जाए जी। वो सब मैं कर दूंगा, लेकिन मैं इसको दूंगा नहीं, क्योंकि इसे मुझे संरक्षित करना है। संग्रह मैंने किया, आकाशवाणी के उस रिकॉर्डिंग को मैंने कैसेट प्लेयर लगा के रिकॉर्ड कर लिया था उस समय, वही साधन था उस समय। फिर उसके बाद मैंने उसको संरक्षित भी किया कि रखा रहे। डिजिटल युग के आते ही उसको मैंने डिजिटलाइज करने के लिए वो एक डिवाइस में उसको लेते हुए MP3 फॉर्मेट में उसमें मैंने कंप्यूटर में डाल दिया, हार्ड ड्राइव में उसको रखा। ये जो तौर तरीका है जिससे हम हमारे अंदर का क्या था कि मैं उसको खोना नहीं चाहता था। ये ना खोने वाली बात अगर आप नहीं करेंगे और उसको ऐसे ही जाने देंगे, तो मौजुद्दीन खां साहब के साथ उनकी ठुमरी गई, बाद में महादेव प्रसाद मिश्र जी के साथ उनकी ठुमरी चली जाए, तो हमको जो अगला किसी को जब वो नए सिरे से करेगा, नया सोचेगा, तो उसके पास पिछला तो कुछ उदाहरण ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे अपने पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी से मैंने ये सुनी, फिर मैं अपने गुरु जी से मैंने सीखा, विद्यार्थियों को सिखाया, रिकॉर्डिंग अपलोड करने की कोशिश की किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर, और वो मिली भी दूसरे गायकों के द्वारा गाई हुई। तो मुझे इसमें कई सारी चीज़ें मिली कि ठुमरी का विकास कैसे हुआ, तकनीक के साथ ठुमरी ने किस प्रकार तालमेल बैठाया। 3 मिनट, बाद में वो 15 मिनट, आज आधा पौन घंटा भी गाया जा सकता है, गाते ही हैं, मैं भी गाता हूँ अपनी सभाओं में। लोग बड़े खुश होते हैं, कहते इतनी पुरानी ठुमरी है ये। तो पुराने लोगों को भी आनंद आता है, नए को भी आता है। ये संग्रहण और संरक्षण की बात है। आप तो संग्रह, पहले इसका मतलब ये हुआ कि पहले सबको ही
जो भी विशेष खास चीज़ें उसका संग्रह करना चाहिए, फिर उसको संरक्षण का प्रयास करना चाहिए, और तभी उस विधा का या जो भी चीज़ है वो उसका संवर्धन हो सकता है, और आगे उसको ला लाया जा सकता सकता है। जी। साथ ही ठुमरी की विकास यात्रा को भी जानने का अवसर प्राप्त हुआ। ये ध्वन्यांकन ठीक ढंग से संग्रह करते हुए संरक्षित किए गए थे, जिसका लाभ मुझे मिला। इस पर मैंने विचार किया कि आखिर ये पुराने संग्रह मुझ तक कैसे पहुंचे। उस जमाने की रिकॉर्डिंग कंपनी, संभवतः एचएमवी ने, जैसा आपने अभी जो बताया, उस्ताद मौजूद्दीन खां के तमाम ठुमरियों का रिकॉर्डिंग किया और उन्हें व्यावसायिक रूप से संगीत समाज को उपलब्ध कराया, जो छोटे छोटे काले रंग के बेकेलाइट डिस्क के रूप में उपलब्ध थे। भले ही उनकी अवधि मात्र 3-3.5 मिनट की थी, बाद में उनकी अवधि में विस्तार हुआ और हमारे बचपन में आते आते ये एलपी तक जा पहुंचा, जिसमें लगभग 22 मिनट की रिकॉर्डिंग एक साइड में हो जाती थी। दूसरी ओर स्पूल रिकॉर्डिंग का भी विकास हुआ, जिसमें मैग्नेटिक टेप के द्वारा ध्वनि की बेहतर रिकॉर्डिंग संभव हुई। इस माध्यम का आकाशवाणी और फिल्म उद्योग ने बड़े पैमाने पर उपयोग किया। इसी स्पूल का छोटा स्वरूप कैसेट जब मार्केट में आया तो वह सर्वसाधारण को पूरी तरह से सुलभ हो गया। उस समय की म्यूजिक कंपनियों ने जितने भी 3-3.5 मिनट के रिकॉर्डिंग्स थी या 20 मिनट के, उन सबको कैसेट फॉर्म में रूपांतरित कर कर इसका व्यावसायिक रूप से खूब इसको वितरित किया। संगीत समाज को इसका इतना अधिक फायदा मिला कि लोग धड़ल्ले से कैसेट अपने संग्रह में रखने लगे। मैं ऐसे तमाम व्यक्तियों को जानता हूं जिनके पास कैसेट के अपार संग्रह हुआ करते थे। न केवल व्यावसायिक रूप से, बल्कि रिकॉर्डिंग की सुविधा मिनी कैसेट प्लेयर में उपलब्ध होते ही लोगों ने कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग कर अपने संग्रह को खूब बढ़ाया। किसी किसी के पास सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में कैसेट हुआ करते थे। बड़े गर्व के साथ लोग अपने संग्रह को दिखाते और वो बताते थे। यहीं पर मैं गया था, वो रेडियो स्टेशन के दूरदर्शन के भी, प्रसार भारती के भी बड़े अधिकारी थे जी। रिटायर हो चुके थे। किसी कारण से मेरा उनके यहाँ जाना हुआ और बातचीत के दौरान वे मुझको अपने एक अंदर वाले कमरे में ले गए। मैंने कमरे में इतनी सारे कैसेट और उसके साथ पुरानी एलपीज, एक और कैसेट, दूसरी ओर सीडीज, इतनी भरमार थी। तो मैं उनको देख देख के, जैसे लालच होता है, ललचा रहा हूँ, अरे ये भी आपके पास, अच्छा इनका बजाया हुआ ये रहा गया आपके पास, इनकी ये रिकॉर्डिंग है। को किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों को जुटाया होगा, कैसे रखा होगा, बहुत ही आश्चर्य लगा। ठीक उसी तरह मैं अपने अमेरिका प्रवास में मिनियापोलिस एक जगह है, तो वहाँ पे मैं गया मिनियापोलिस में। तो वहाँ पे किसी के घर में मुझे ठहरना पड़ा था, मैं ठहरा हुआ था। उनके यहाँ पर भी वो पेशे से इंजीनियर वगैरह थे, लेकिन तबला भी बजाते थे। और तो फिर मैं उन्होंने भी मुझे दिखाया, इतने अधिक मात्रा में थे, हमें लगता है 5,000 से कम नहीं होंगे संग्रह। ये एक शौक पुराने लोगों में, एक पीढ़ी में देखी गई थी। वो ऐसे ही थी जैसे लोग कॉइन्स का अपने जमाने का इकट्ठा करते हैं। आज अगर हम बोले कि 5 पैसे का एक सिक्का होता था, तो आजकल के बच्चे हंसेंगे भी और समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हम अगर उनको वो 5 पैसे का चौकोर वाला सिक्का दिखाएं, या हमारे पुराने लोगों में से वो 1 पैसे का एक छोटा सा तांबे का आता था, या एक ऐसा पैसा भी आता था जो राउंड में होता था, बीच में छेद होता था उसका। तो ये सब चीजें मैंने अपने नानी के पास देखा। मेरे पास जो है कुछ चीजें हैं जो मैं कभी कभी अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को भी दिखा देता हूँ। तो ये जो प्रक्रिया है संग्रहण की, ये बहुत जरूरी है कि अपने इस कालखंड को अच्छी तरह एक प्रमाण देने के लिए। ये एक शौक पहले हमने देखा था लोगों के पास, पैसे से खरीद खरीद के सीडीज, कैसेट्स, अगर कहीं नहीं मिला तो किसी के पास चले गया, उनसे कहा कि आप मुझे 5 इस कैसेट्स का कॉपी कर दीजिए और मैं आपको ये दूंगा। अच्छा। ऐसा यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा संग्रहालय हुआ, पता नहीं मैंने इसको आगे वर्णन किया है कि नहीं, शायद आप सभी लोग जानते हैं, काशी संगीत समाज की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत सारा संग्रह था। हाँ, मेरे पास भी बहुत सारा संग्रह था। तो वो मेरे पास आया करते थे
और आके वो कहते थे कि आपका संग्रह मुझे देखना है, जो चीज़ मुझे लगेगा कि मेरे काम की है या मेरे पास नहीं है, तो मुझे वो आप देते रहिए। वो मुझसे बड़े थे, जी उनका भी वही शौक था इकट्ठा करना। आज उनका धरोहर संग्रहालय रिसर्च करने वालों के लिए एक बड़ा स्रोत है। वो उन्होंने संग्रह किया, बाद में उसको मैं खुद देखता था कि वो डिजिटलाइज भी कर रहे हैं, बिल्कुल, कंप्यूटर में डाल मतलब डाल समय के। के अनुसार उसमें हाँ, जो भी उसको हाँ, संरक्षण के उपाय हो सकते हैं, हाँ, उनको कर अपनाना भी सकते हैं। चाहिए। मैंने भी किया, फिर जी। मैंने उनको भी पेन ड्राइव में करके उनको देता था, हुँ, और कभी-कभी कैसेट्स देता, उनको कॉपी करके देता था। वो मेरे पास अक्सर आया करते थे लेने के लिए। जी। हमसे कहते थे आपको क्या-क्या चाहिए बताइए? तो मैं हुँ, कहा आपके पास ये है, ये है, ये है। तो वो जब भी बोलते थे तो वो कहते थे ठीक है, मैं अगली बार आपको लेके आऊँगा। जी, तो इस तरह की जो ये चीज़ें थी, ये कहाँ लुप्त हो गई? वही तो। अभी तो रिसर्च करने के लिए मतलब लोग बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद जो रिसर्च होती थी वो होता था कि ये जो कुछ मैंने संग्रह काम होता है, किया। इसमें एक बहुत बड़ी बात होती है, वो होता है अपनापन। मैंने हुँ, आगे उसको कुछ बताया भी जी, है, आप जी। पढ़ें। बाद में ये प्रक्रिया भी ठीक-ठाक रूप से कई तकनीकों के विकास के रूप में सामने आई, जैसे सीडी, डीवीडी, एमपी3 इत्यादि। मुझे याद है कि मेरे गुरुजी की कुछ रिकॉर्डिंग्स कैसेट के रूप में जब मुझे प्राप्त हुए, तो मैंने उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डिजिटल रूप से रूपांतरित कर उन्हें परिष्कृत करवाया और एमपी3 के रूप में गुरु भाई बहनों और अपने संगीत प्रेमी इष्ट मित्रों में वितरित किया, जिससे उनकी रिकॉर्डिंग्स जो सहजता से लोगों को उपलब्ध नहीं थी, उनको संगीत जगत के समक्ष लाया जा सके। ऐसे तो व्यावसायिक रूप से भी मेरे गायन के कैसेट व सीडी निकले, लेकिन मैंने अपने स्व प्रयास से अपने कुछ कार्यक्रमों की कैसेट में की गई लाइव रिकॉर्डिंग्स संरक्षित करने के प्रयास के रूप में उनको MP3 के फॉर्मेट में विद्यार्थियों एवं मित्रों के श्रवणार्थ प्रस्तुत भी किया। शायद यहाँ आपको याद होगा, वो लाइवली जी करके जी मैंने हाँ, किया वो तो था। बहुत अच्छा है। हाँ, उसमें मुझे कुछ रिकॉर्डिंग मुझे लगा था कि यहाँ का दिल्ली उसमें के दोनों ही बातें, रिकॉर्डिंग्स थे हाँ, आपके शायद। दोनों ही बातें होती है। एक तो गाना उस दिन ठीक-ठाक हुआ हो, अच्छा हुआ हो, लोगों हुँ, को पसंद आया हो। हुँ। दूसरी बात है उसकी जो रिकॉर्डिंग की गई थी, उसकी क्वालिटी भी क्वालिटी। ठीक थी कि नहीं। संयोग से मुझे कुछ अपने दिल्ली के कार्यक्रमों की बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग मिल गई। जी। एक कार्यक्रम तो बहुत लंबा था, साढ़े 3-4 घंटे तक का चलता था, हुँ, चला एक ही बैठक में। हुँ। उस 4 घंटे की रिकॉर्डिंग मुझे बाद में जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया था, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे भेजा भी कि ये आप आपकी रिकॉर्डिंग आप रख लीजिए। जी। ऐसे ही दूसरे लोगों ने भी भेजा, तो वो रखी गई थी, तो मेरे पास वो अच्छी तरह से मैं सँभाल के रखा हुआ था कैसेट फ़ॉर्म में। बाद में सीडी का ज़माना आया तो मैंने उसको यही जो आपने बताया कि स्टूडियो में उसको डाल करके उसको ट्रांसफ़र करवाया, करके उसको मैंने एक सीडी फ़ॉर्म में, MP3 फ़ॉर्म में अपने विद्यार्थियों के लिए, जी, उसमें 6 साढ़े 6 घंटे की कुल रिकॉर्डिंग मैंने छाँट-छाँट के ख़ास-ख़ास उसमें मैंने डाल दी। वो बहुत काम आई। हुँ, और बाद में जब ज़माना बदला तो यूट्यूब वग़ैरह जी। यहाँ पर ये लक्षणीय है कि इन सभी प्रयासों के पीछे संग्रहण एक बड़ा कारण था। हम अपनी पुरानी पीढ़ियों के संग्रह से लाभान्वित भी होते हैं, सीखते भी हैं और उन्हीं को आधार मानकर आगे विकास की चेष्टा भी करते हैं। अगर हम वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालें, तो भारतीय समाज में व्यक्तिगत संग्रहण की प्रक्रिया लगभग समाप्त प्राय है। बिल्कुल समाप्त। व्यक्तिगत रूप से नई पीढ़ी के गंभीर विद्यार्थियों के पास एलपी जैसे कैसेट जैसा, स्पूल जैसा, सीडी जैसा, डीवीडी जैसा कोई भी संग्रह नहीं होता है। वे होते हैं तो वो सिर्फ यूट्यूब एवं अन्य इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पर। ठीक जैसे सार्वजनिक पुस्तकालयों का भी लोप हो रहा है। कॉलेजों, विद्यालयों में भले ही कुछ किताबों का संग्रह दिख जाता है, पर जिस प्रकार पुरानी पीढ़ी के पास एवं हमारी पीढ़ी के पास खरीदी हुई पुस्तकों का एक अच्छा खासा संग्रह हुआ करता था, वह अब नहीं दिखता है। सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं, संस्थागत रूप से भी हमने कई संग्रहों को करीब से देखा है। उदाहरण के तौर पर हमारे शहर काशी की संगीत की एक अत्यंत पुरानी, लगभग 120 वर्ष से चली आ रही संगीत संस्था का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसका नाम है काशी संगीत समाज। जो मैंने अभी बताया जी, थोड़ी देर जी। यह संस्था इसकी स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की प्रेरणा से एवं राजा मुंशी माधवलाल जी के सहयोग एवं संरक्षण से हमारे गुरु जी के दादाजी पंडित
मुकुंद विष्णु काल्विन जी ने स्थापित की। मुकुंद दामोदर काल्विन जी जी दामोदर काल्विन जी ने स्थापित किया था, जिसमें बाद में श्री कृष्ण रस्तोगी ने इस संग्रहालय को धरोहर नाम दिया, मतलब धरोहर नाम से इस संग्रहालय का खूब संरक्षण किया। पुरानी पीढ़ी के तमाम प्रतिष्ठित कलाकारों के वाद्य यंत्रों व चित्रों से सुसज्जित उन्हें कक्षों में पुराने जमाने के लगभग सभी कलाकारों के दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स वहां पे मौजूद हैं। जब मोम के लोहे के तवों पर रिकॉर्डिंग की जाती थी, तब से यह संग्रह भली भांति पूर्ण देख रेख के साथ संरक्षित की गई। एलपी स्पूल के युग से लेकर कैसेट, सीडी, डीवीडी और कंप्यूटर पेन ड्राइव के जमाने तक ये अपार संग्रह बड़े ही यत्न के साथ किए गए। आज इस संग्रह का कोई हाल लेने वाला नहीं है। यह स्थिति अत्यंत दुर्भाग्यजनक है और भयावह भी है, क्योंकि इससे परंपरा की एक कड़ी टूटती है। दूसरी ओर लगभग इतनी ही पुरानी संस्था संगीत परिषद भी है, जिसमें एक समय में बहुत बड़े बड़े संगीत समारोह का लगातार आयोजन किया गया और उन सबके लाइव रिकॉर्डिंग्स के संग्रह भी किए गए। ये सभी स्पूल के रूप में बड़ी ही सावधानी व जतन से संभाल कर आज भी रखी हुई हैं, परंतु स्पूल प्लेयर की अनुपलब्धता और नई पीढ़ी की उदासीनता के कारण इसका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। इस बात को बताते हुए संस्था के वर्तमान सचिव श्री विनोद अग्निहोत्री जी निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये संग्रह भी शीघ्र ही समाप्त होने की सीमा में पहुंच चुके हैं। भारत के विभिन्न स्थलों पर ऐसे हजारों व्यक्तिगत या संस्थागत संग्रह हैं जो दुर्लभ भी हैं और बड़े काम के भी हैं। काफी संख्या में लोगों ने YouTube पर उन्हें डाल रखा है, पर बात वहीं आकर रुक जाती है कि यह संग्रह व्यक्तिगत यत्नशीलता से वंचित है। YouTube के एल्गोरिदम की मेहरबानी और कृपा से महरूम होकर अपने समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। सही बात है। अनेक दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स को बिल्कुल नहीं के बराबर श्रोता या दर्शक मिलते हैं, क्योंकि बिना पूर्व जानकारी के इनको ढूंढ के निकालना असंभव ही है। मेरे पास भी एक छोटा सा व्यक्तिगत संग्रह है, जिसमें लगभग 500 कैसेट और 300 सीडी डीवीडी भी हैं। कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में लगभग 4000 घंटों की संगीत सुरक्षित है, परंतु नई पीढ़ी को व्यक्तिगत संग्रह की ओर प्रेरित न कर पाने एवं उन्हें इसके महत्व के बारे में पता भी नहीं होता है, वो इसके महत्व को समझते भी नहीं है। जब हम खुद संग्रह करते हैं और उन्हें खुद संरक्षित करने के बारे में सोचते हैं, अपने संग्रह के आकार को वृहद बनाने की ओर सचेष्ट होते हैं, तभी इसकी महत्ता और इसके पीछे किए गए प्रयत्नों के बारे में हम संवेदनशील होते हैं। हाँ, जैसे ये संग्रह जो डिजिटल रूप से है, क्योंकि वो मेरा अपना संग्रह नहीं है या किसी का अपना नहीं है, हम किसी YouTube की मेहरबानी पर, किसी Facebook की मेहरबानी पर है। तो छोटा सा उदाहरण है, ये कोविड के समय पे लोगों ने लाइव रिकॉर्डिंग बहुत किए, लाइव प्रसारण होता रहा और कई छोटे छोटे कलाकारों ने भी किया, बड़े कलाकारों ने किया। बड़े कलाकारों में भी काफ़ी नामी कलाकारों का भी किसी न किसी पेज पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से एक लाइव रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हुई और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा राग गाया। मुझे याद है, मैं नाम सहित बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़े गायक ने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति अपने घर बैठकर एक तबला और सारंगी या हारमोनियम के साथ उन्होंने इसकी प्रस्तुति दी। अद्भुत राग था, अद्भुत सब कुछ था, बड़ा अच्छा लगा। हमने घर बैठ के सुना, हमें लगा कि फेसबुक में है। इसके बाद अचानक से फेसबुक ने कुछ एक नियम बदला। उसने कहा कि भाई पुरानी रिकॉर्डिंग मैं नहीं रखने वाला। राइट। उसने कहा कि मैं 30 दिन तक तो रखूंगा और एक डेट दे दिया कि इस तारीख तक मैं रखा हुआ हूँ पुराना रिकॉर्डिंग, उसके बाद आप अपना रिकॉर्डिंग लेके जाइए। अब वो मान लीजिए कि वो रिकॉर्डिंग जो मैंने सुना था, अब मैं वापस उसको कभी सुनना चाहूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। नहीं, और ये भी नहीं मिलेगा कि मैंने उसके बारे में, चूंकि अब वो कलाकार भी इस दुनिया में नहीं है कि उनकी कोई दूसरी प्रस्तुति मैं सुनूं। हो सकता है उन्होंने कोविड के समय में ही, और चूंकि उसी के बाद उनका तुरंत बाद देहांत हो गया, तो हो सकता है कि उन्होंने इसकी दूसरी बार प्रस्तुति ही नहीं की। हो सकता है, बिल्कुल। तो ये एक बात हो गई। फिर इसी तरह मैंने मेरा एक शिष्य है जो थोड़ा बड़ा हो चुका है, अभी अच्छा गा भी रहा है, तो उसको मैंने याद दिलाया। हमने कहा कि तुमको याद है, तुम एक बार कोविड के समय जब वो घर बैठे हुए थे,
उस समय तुमने एक लाइव किया था, तो वो तुमने गाया था, तुम उस समय छोटे से थे, अभी तो बड़े हो गए हो, लंबे हो गए हो, पर इतना बड़ा नहीं, किशोर वय का है, तो उस समय बाल में था वो। तो हमने कहा कि भाई तुम जो है उस समय जो गाए थे, वो रिकॉर्डिंग तुमको याद है? तो बोला अच्छी तरह याद है। तो हमने कहा वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है? तो बोला कि मुझे पता नहीं, हो सकता है कि फेसबुक में हो। हमने कहा नहीं, फेसबुक तो खत्म कर चुका है लाइव रिकॉर्डिंग्स, वो तो गायब कर चुका है, तो अब कैसे मिलेगा? तो बोले हमारी मम्मी वो सब वो डाउनलोड करके रखती है, तो होगा उनके पास। अच्छा। तो हमने कहा देखो, जब तुम बड़े हो जाओगे, बड़े गायक बन जाओगे, तो तुम्हें ये देखना अच्छा लग सकता है कि तुम 10 साल की उम्र में कैसे गाते थे, 12 साल की उम्र में कैसे गाते थे, तो कैसे होगा। तो उसको बात समझ में आई, घर गया, संयोग से उसका रिकॉर्डिंग नहीं था उसके पास। अब वो कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो बचपन में कैसा गाता था, उसने लाइव किया था, उस समय से खत्म हो गया बात। ये जो प्रक्रिया है गायब होने वाली, तो ऐसे तो सब कुछ चलिए वो एक छोटे से बच्चे की बात है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना हो या किसी के ना हो, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके मम्मी पापा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो तो नहीं रख पाए, तो क्योंकि संरक्षण हुआ नहीं, बिल्कुल। संग्रहण हुआ नहीं, तो फिर संवर्धन होने के लिए ये प्रक्रिया कैसे पता चलेगा। आज हम कभी कुमार गंधर्व जी जब 10 साल के थे, तब वो किस प्रकार से गा रहे हैं एक भजन, ये रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती तो है। किसी ने तो और किया होगा, किसी ने तो तभी तो। किया होगा। हमें पता है कि कुमार गंधर्व जी बचपन में कैसे गाते थे, अब बाद में उन्होंने कैसे गायकी हुई, उनका बचपन में गाने का क्या अंदाज था। इसी तरह वो मास्टर मदन की बात करें, बहुत छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया जी। और लेकिन अद्भुत गायकी उनकी थी, सब कुछ था। तो छोटे छोटे रिकॉर्डिंग्स उस जमाने के कुछ मिल जाते, शायद 12 या 13 ही है, फिर अचानक से उनका देहांत हो जाता है, बहुत ही मात्र मात्र 13-14 साल की उम्र में। बहुत बचपन में ही। तो वो एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, आज हम उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लेकिन हम जिसका जिसका रिकॉर्डिंग खो जा रहा है, उसको हम दोबारा नहीं पाएंगे। ये दुखद है, क्योंकि जिनकी रिकॉर्डिंग है वो नहीं रखेंगे, और फिर उनको चाहने वाले उनकी रिकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, या किसी कंपनी से या किसी व्यवसायीकरण से कहीं से भी सही, उसका जब संरक्षण ही नहीं होगा, तो और संग्रहण नहीं होगा, तो क्या ही भला होगा। फिर तो हम लोग फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किए। यही मैं समझाना चाहता था इस आर्टिकल में। जी। ये हमारी पीढ़ी की अक्षमता है कि हम उन्हें इस दिशा में प्रवृत्त नहीं कर सके, न तो पुस्तकों के संग्रह में, न ही संगीत प्रस्तुतियों के संग्रह में। यही हाल हमारी कलाकृतियों का भी है, पुरातत्व का भी है, या कुल मिलाकर ये कहें कि हमारी संपूर्ण धरोहर का कमोबेश यही हाल है। इस बारे में हमें गंभीरता से तुरंत सोचना होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नई पीढ़ी में याद पिया की आए यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हो चला है। जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुमने इसका ओरिजिनल वर्जन सुना है, तो वे उस्ताद राशिद खां का नाम ले लेते हैं, लेकिन उन्हें इस गीत के वास्तविक रचनाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हमरी अटरिया पे जो अचानक से इस पीढ़ी में खूब लोकप्रिय हो गया और सबकी जुबान पर चढ़ गया, तो उन्हें फिल्म 1.5 इश्किया की गायिका रेखा भारद्वाज का ही पता होता है, पर एक बेगम अख्तर के नाम का उनको पता नहीं होता है। सही बात है। अभी हाल ही में ऐसा ही एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक ने एक बांग्ला गाना को कलकत्ता के एक मंच पे प्रस्तुत किया, जो कि बहुत पुराना गाना था, लक्ष्मी शंकर जी का गाया हुआ और पंडित रविशंकर जी के द्वारा स्वर दिया हुआ, माया भौरा राती। तो अरिजीत सिंह ने इसको गाया, तो एक अचानक से वो जिंदा हो गया। जो पुरानी पीढ़ी माने हम लोग की पीढ़ी तक ने उसको अच्छी तरह नहीं सुना होगा, वो भी सामने आ गया। तो ऐसा आने के लिए उस गाने का एक जगह पे रिकॉर्डिंग था, तभी तो आ पाया। अगर वो नहीं आ पाता तो खत्म हो चुका होता। इतना खूबसूरत है वो गाना, और जब बच्चों ने या नई पीढ़ी ने इसको सुना, तो उसके बारे में वो और उत्सुक हो गए जानने के लिए। तब उन्होंने जब YouTube में खोजा या कहीं खोजा, तो उनको मिल भी गया। तो सहज सुलभ तो बहुत हुआ है, लेकिन इस सहज सुलभता के पीछे जो संरक्षण उस समय हुआ था, पहले संग्रहण हुआ था, वो फिर बाद में उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इस चीज को हम लोग को कहीं ना कहीं से सॉर्ट आउट करना चाहिए। हाँ, पिछले माह में मैं अपनी जापान यात्रा से लौटा।
वह देश जिसने पूरी दुनिया को कंप्यूटर दिया, आधुनिक तकनीक की इबारत लिखी, विकास के नए नए मापदंड गढ़े, पर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि वहां के लोग अभी भी सीडी खरीदते हैं। हाँ, सीडी की दुकानें अभी भी चल रही हैं। लोग लाइव कार्यक्रम के बाद सीडी की तलाश करते हैं और पैसे देकर खरीदते हैं, और फिर उस कलाकार को भी ढूंढते हैं जिसका सीडी है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। लाइन लगा लेते बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है आज के हाँ, देखा ज़माने है, में। तुमने जी, भी देखा है, मैंने जी, भी देखा है जी। कि ये कलाकार को कहा जाता है कि आप प्लीज यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, कई लोग आपसे सिग्नेचर चाह रहे हैं। हुँ। और लगातार मैं करता रहा अपनी सीडी पर। अब बहुत सारे सीडीज उन्होंने खरीदे, आज यहाँ पे उस सीडी को कोई पूछने वाला नहीं है। कोई नहीं। ये प्रत्यक्षता मैंने अपनी आँखों से देखा और व्यक्तिगत संग्रहशीलता से भारतीय संगीत समाज की ज़रूरत को शिद्दत के साथ महसूस किया। काफ़ी अफ़सोस भी हुआ कि क्या हमारी पीढ़ी ने ये एक बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? एसपी, ईपी के विकल्प के रूप में एलपी स्पूल आए। इनके विकल्प के रूप में कैसेट खूब बिके। बाद में उनका स्थान सीडी, डीवीडी ने ले लिया। पेन ड्राइव भी चला, किंतु इसका कोई विकल्प आज हमारे पास मौजूद नहीं है। यूट्यूब तथा अन्य म्यूजिक प्लेटफॉर्म को इसके विकल्प के रूप में देखना हमारी पीढ़ी की भारी भूल है, और ये कदापि उचित नहीं है। अस्तु। इसे में बहुत एक आध छोटी छोटी घटनाएं भी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा यहाँ कवर कर लो। जी। मैं अपने बचपन बचपन नहीं कहूँगा, जब मैं युवा हुआ था तो उसी समय मुझे बहुत उत्सुकता थी कि पंडित अनोखीलाल मिश्र जी के बारे में ऐसा सुनते हैं वैसा सुनते हैं, आखिर उनका बजाना था कैसा। तो मिलता नहीं था उस समय, इतनी इतनी सहज सुलभता तो थी नहीं। जी। तो हमको उनके ही परिवार के एक लड़का जो उस समय मेरे आसपास की उम्र का ही था, उससे भी मैंने जिक्र किया वगैरह वगैरह, तो मालूम चला कि एक रिकॉर्डिंग उनके सोलो बजाने को उनका उपलब्ध था। संभवतः वो ज्ञान प्रकाश घोष जी जो कलकत्ता में थे, उन्होंने उस जमाने में उसको रिकॉर्ड किया होगा, स्पूल में किया हो या कैसे भी हुँ, किया हो। हुँ, हुँ। स्पूल की ही संभावना ज़्यादा है। वो एक धनी व्यक्ति थे और संगीत के लिए उन्होंने अपना सारा धन लगा दिया था। कलाकारों को बुलाना, सुनना, उनके साथ अगर जैसे तबला बज रहा है तो उसमें हारमोनियम लहरा देना, और एक बहुत ही निष्णात रचनाकार भी थे। तबले के भी अद्भुत अद्भुत रचनाएं की, गायन के भी उन्होंने किया, बहुत ही लोगों को सपोर्ट किया जिससे कि वो संगीत में आगे बढ़ सके। काफ़ी सिखाया, तबले में, गायन में, हर विधा को उन्होंने। तो उस ज़माने में उन्होंने रिकॉर्डिंग की एकदम संग्रह करने की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी। जी। तो उसमें उनके पास वो भी रहा होगा, ऐसा मुझे सुनाई दिया, पता हुँ। नहीं बहुत अच्छी तरह। फिर वो किसी तरह से होते हुए एक विदेशी व्यक्ति ने उसमें रुचि ली और उसको एक सीडी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कर लिया। करने के बाद जब ये जिनके घर में, अनोखीलाल जी के परिवार में, वो मैं एक सीडी उसने भेंट की, क्योंकि उन्हीं के घर की संपत्ति थी, हुँ। बौद्धिक संपदा, तो वो उनको दे दी गई। अब वो किसी को जल्दी सुनाना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कि वो सुनाना नहीं चाहते थे, वो हुँ। चाहते थे कि ये नष्ट ना हो। जी। फिर वो रिकॉर्डिंग उस समय तक रिलीज नहीं हुई थी किसी कारण से। तो बहुत उससे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सुनने के लिए, तो लाके मुझे सुनाया उसने। हम बिल्कुल सम्मोहित हो गए, इतना सुंदर तबला वादन और इतना सोलो में इस तरह का एक घरानेदार तालीम, और उनके ज़माने का जो उन्होंने एक ऐसा खलीफा होने का अपना एहसास उनके पूरे ही सोलो वादन में दिखता रहा। हुँ। तो वैसे उससे आग्रह किया कि मुझे रिकॉर्ड करने दे दो, तो उसने मना कर दिया। अच्छा। फिर हमने उससे खूब रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ प्लीज़ करके काफ़ी उससे समझाया कि नहीं, तुमको मैं वचन देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा उसने हमारी एकदम कसम खिला दिया कि आप किसी और को ऐसे ही नहीं देंगे, सुनवाइए, किसी को भी सुनवाइए, हाँ, लेकिन देना दीजिएगा नहीं मत। है। जी। चलिए कोई बात नहीं, वो मुझे मिल गई, मेरे पास था। कलकत्ता के कभी किसी तबला वादक वगैरह हमारे घर में आना जाना होता तो उसको सुनाते, तो कहते यार मुझे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने कहा नहीं, मैं हुँ। वचनबद्ध नहीं दूंगा। बाद में वो सहज सुलभ हो गया। अब वो यूट्यूब में मौजूद है, पहले मार्केट में आया, फिर यूट्यूब में मौजूद हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब संग्रह करने के पीछे
जो एक प्रयास होता है, एक उत्सुकता होती है, एक प्रतिबद्धता होती है कि हमारे संग्रह में वो होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा संग्रह है, मेरा अपना संग्रह है। ये अपनापन संगीत के साथ ये छूट जाएगा तो जो कुछ भी है वो तो है ही, यूट्यूब संभाले, अब हमारा कपड़ा वो संभाले, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। मतलब हम जैसे उसको सहज अच्छे से हम्म कपड़े को रखेंगे क्योंकि ये हम्म मेरा कपड़ा है। हम्म अब वो मैं कह दिया कि कहीं भी रख दो तो वो तो कहीं भी हो जाएगा, फिर उसका क्या उसका यत्न होगा। तो ये चीजें इसका कुछ ना कुछ एक विकल्प होना चाहिए। बिल्कुल इसके बारे में न कलाकार जागरूक हो रहे हैं, न कलाकार सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। आज इतने अच्छे अच्छे कलाकार इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, और यूट्यूब में उनको डाल करके और एक आध वेबसाइट में डाल करके हम निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो वो संभालेगा मेरा। वो क्यों संभालने लगा? उसने ठेका लिया है क्या? आप खुद कब संभालेंगे? बस इसी चीज की तो मतलब ये जैसे कि लोग पहले सोचते थे कि ये हमारा एकदम प्रीशियस कोई चीज है, जैसे एकदम जेवर है, खानदानी जेवर, तो उसको संभाल के रखते थे, अपने ही पास रखते थे। हाँ, तो यही अपनापन जो आपने बोला कि हाँ, उसका अभाव होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, हम्म। वो कहीं और है। और कल को यूट्यूब ने कह दिया कि आप अपना सामान ले जाइए, हाँ, तो मुझे फिर मैं नहीं तो देखने कुछ वाला, कुछ ही नहीं बचेगा, तब क्योंकि कहीं और संग्रह है ही नहीं। है ही नहीं इसका। हम्म आज जैसे फेसबुक ने एक समय कह दिया, मैं एक महिला को जानता हूँ, ये संगीत से इतर उन्होंने जी पूरे कोविड भर में उन्होंने एक किसी न किसी विषय के हम्म विद्वान को बुला के, हो सकता है वो डॉक्टर हम्म हो सकता है वो किसी इंजीनियर हो सकता है किसी मैनेजमेंट के हो, हम्म कोई भी सफल व्यवसायी हो, हम्म तो उनका उन्होंने घंटा घंटा भर का उन्होंने इंटरव्यू लिया। वो उपयोगी थी, जी वो थी। फेसबुक में अचानक से ये जो चीजें बदली, उसमें वो सारी गायब हो गायब हो गए। गई। वो उस दिन कह रहे थे कि मेरे तो सैकड़ों इस तरह के जो इतने महत्वपूर्ण इंटरव्यू थे सब चले गए। गायब हो गए, सही बात है। हाँ, तो इस तरह की चीजें हैं। हमें लगता है कि हम लोग के आज इसके इस एपिसोड से हो सकता है कोई बात निकल के आए या ना आए, कह नहीं तो ये सकते। सोचना तो सबको पड़ेगा, सबको मतलब अगर आप बोले कि आपकी पीढ़ी को सोचना हो, तो अभी आने वाली पीढ़ी को भी विशेष रूप सोचना से पड़ेगा ना। संगीत वालों को सोचना संगीत पड़ेगा, वालों क्योंकि को, राइट। हमारी परंपरा पर आधारित है। हम्म। कोई नई चीज का विकास हमें नहीं करना, हम कोई नहीं। नई चीज बनानी नहीं है। परंपरा को अगर लेके चलना है तो हमें उसका संरक्षण करना ही हो। जी। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की, और साथ ही ये महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आज के समय में बहुत ही इसका महत्व है, जो हमारी यंग जनरेशन को और सबको जानना भी चाहिए। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे गुरुजी को, पंडित देवाशीष डे जी को। प्रणाम गुरुजी। और हमें सुनने वाले और देखने वाले हमारे सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को प्रणाम, और फिर नए एपिसोड में बहुत जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। घंटा भर हो गया क्या? हम्म लग रहा है ना। हम्म वो कितना टाइम गया? 53